कभी सोचा है कि आपके लाइफ के सबसे बड़े डिसीजंस शायद आपके अपने हैं ही नहीं? ये थॉट ही अपने आप में बहुत डरावना है। बिल्कुल। क्या कभी लाइफ में ऐसा लगा है कि आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही है और कोई बिना कुछ कहे सिर्फ अपने शब्दों और हाव-भाव से आपको कंट्रोल कर रहा है? अगर हाँ, तो आज की ये डीप डाइव आपके लिए है। क्योंकि ये एक ऐसा साइलेंट वॉर है जो हम सबके साथ रोज हो रहा है। राइट। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल थिंक पेजेस टीवी। आज हम एक ऐसी बुक के बारे में बात करने वाले हैं जो मतलब आपके सोचने का पूरा नजरिया बदल देगी। हम बात कर रहे हैं एमी ब्राउन की बहुत ही पावरफुल बुक डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स एंड मैनिपुलेशन के बारे में। ये बुक इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये हमारी लाइफ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। वो प्रॉब्लम है जाने अनजाने में दूसरों के मेंटल कंट्रोल का शिकार हो जाना। और जो लोग भी अपनी लाइफ में ऑफिस पॉलिटिक्स से परेशान हैं या किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हैं, उनके लिए तो ये एनालिसिस बहुत जरूरी है। 100% यार। तो अगर हम एकदम बेसिक से शुरू करें, तो ऑथर इसे कोई बोरिंग साइकोलॉजिकल थ्योरी नहीं मानती। वो कहती है कि ये एक अदृश्य युद्ध है। बिल्कुल। एक ऐसा युद्ध जो आपके घर में, आपके ऑफिस में और यहाँ तक कि सोशल मीडिया एल्गोरिदम के जरिए आपके फोन स्क्रीन पर भी लड़ा जा रहा है। और सबसे डरावनी बात तो यह है कि इस युद्ध का मैदान कोई जगह नहीं है, बल्कि हमारा अपना दिमाग और हमारी भावनाएं हैं। सही कहा। और जो लोग इस आर्ट में एक्सपर्ट होते हैं ना, वो हमारी उन कमजोरियों का फायदा उठाते हैं जो हमारे अंदर नेचुरली मौजूद हैं। तो अगर ये एक वॉर है, तो सबसे पहले हमें उनके हथियारों को समझना होगा। मतलब वो कौन सी डार्क स्ट्रैटेजीज हैं जो वो यूज करते हैं। इसमें जो सबसे पहला और बहुत सटल हथियार है, उसे बुक में इमोशनल मिररिंग कहा गया है। इमोशनल मिररिंग मतलब शीशे की तरह नकल करना। एग्जैक्टली। इसमें मैनिपुलेटर क्या करता है कि वो बिल्कुल आपके हाव भाव, आपके बात करने की स्पीड और आपकी एनर्जी को कॉपी करने लगता है। अच्छा, तो अगर मैं किसी बात पे बहुत एक्साइटेड हूं, तो वो भी जबरदस्ती एक्साइटेड दिखेगा। हाँ, और इसके पीछे एक बहुत सॉलिड बायोलॉजिकल रीजन है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो हमेशा अपने जैसे लोगों को खोजता है। राइट। मतलब जो लोग हमारे जैसे होते हैं उन पर हम जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल। जब दिमाग को लगता है कि ये इंसान मेरे जैसा है, तो वो डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है और इंसान अंधा विश्वास करने लगता है। वाह, मतलब ये तो सीधा हमारे दिमाग का डिफेंस सिस्टम ही हैक करने वाली बात हो गई। और एक बार ये ट्रस्ट बन गया, तो फिर वो अपना दूसरा और ज्यादा खतरनाक हथियार निकालते हैं, फियर बेस्ड कंट्रोल। फियर बेस्ड कंट्रोल मतलब डर का इस्तेमाल करके अपनी बात मनवाना। हाँ, देखिए, डर इंसान की सबसे पुरानी फीलिंग है। जब हमें डर लगता है, तो दिमाग का एक हिस्सा जिसे एमिगडाला कहा जाता है, वो एक्टिव हो जाता है। वाह, वो फाइट और फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स, राइट। सही कहा। और जब ऐसा होता है, तो हमारा लॉजिकल दिमाग काम करना लगभग बंद कर देता है। मैनिपुलेटर्स इसी चीज का फायदा उठाते हैं। तो वो हमें मारपीट कर नहीं डराते, बल्कि कैसे डराते हैं? वो आपको जॉब जाने का डर दिखाएंगे या सोसाइटी से कट जाने का या फिर अकेले रह जाने का एक काल्पनिक डर आपके अंदर डाल देंगे। जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बॉस अक्सर कहते हैं कि अगर तुमने रात तक काम नहीं किया, तो तुम्हारी जगह लेने के लिए 10 लोग और लाइन में खड़े हैं। एग्जैक्टली। और तब इंसान ये नहीं सोचता कि ये बात सच भी है या नहीं, वो बस उस डर से बचने के लिए मैनिपुलेटर की बात मान लेता है। ये तो बहुत टॉक्सिक है यार। और मैंने सुना है एक और बहुत पॉपुलर टर्म है आजकल, गैस लाइटिंग। वो भी इसी का हिस्सा है ना? बिल्कुल। डर आपको बाहरी दुनिया से डराता है, लेकिन गैस लाइटिंग आपको खुद अपने ही दिमाग से डरा देती है। मतलब इंसान को खुद पर ही डाउट होने लगता है। हाँ, मैनिपुलेटर आपकी रियलिटी को इतना ट्विस्ट कर देता है कि आप अपनी ही याददाश्त पर शक करने लगते हैं। इसको ना एक एनालॉजी से समझते हैं। हम्म। मतलब मान लीजिए कि आप रोज एक चश्मा पहनते हैं हाँ। और कोई रोज चुपके से उस चश्मे का नंबर थोड़ा थोड़ा बदल दे। राइट। और जब आपको चीजें धुंधली दिखने लगे, तो वो इंसान आके बहुत प्यार से बोले कि यार खराबी चश्मे में नहीं है, तुम्हारी आंखों की रोशनी जा रही है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। और सबसे डरावनी बात यह है कि कुछ टाइम बाद आप खुद ये मान लेते हैं कि आपका दिमाग खराब हो गया है। बाप रे। और जब ऐसा होता है, तो इंसान पूरी तरह से उसी मैनिपुलेटर पर डिपेंड हो जाता है। और फिर मैनिपुलेटर गिल्ट ट्रिपिंग और आइसोलेशन का इस्तेमाल करता है। आइसोलेशन मतलब बाकी लोगों से दूर कर देना। हाँ। वो आपको आपके सपोर्ट सिस्टम, आपके दोस्तों और फैमिली से काट देते हैं, ताकि आपको कोई दूसरा नजरिया दिखाने वाला बचे ही ना। और गिल्ट ट्रिपिंग का क्या रोल है इसमें? वो आपको हमेशा ये फील कराएंगे कि आपने उन्हें हर्ट किया है। अगर तुम मुझे प्यार करते तो ऐसा नहीं करते, जैसी बातें बोलकर। वाओ, ये तो पूरा एक मेंटल ट्रैप है।
लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। हाँ, पूछिए। अगर हम किसी से अपनी बात मनवा रहे हैं, तो क्या हर तरह का इन्फ्लुएंस डार्क साइकोलॉजी ही होता है? दुनिया का हर लीडर, हर टीचर, हर यूट्यूबर भी तो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है ना? ये बहुत ही ब्रिलियंट सवाल है और यहीं हमें मैनिपुलेशन और परसुएशन के बीच का फर्क समझना होगा। मतलब मैनिपुलेशन और मनाने की कला दोनों अलग चीजें हैं। बिल्कुल अलग है। मैनिपुलेशन पूरी तरह से अनैतिक है। उसमें धोखा होता है और सामने वाले का नुकसान होता है। राइट, मतलब उसकी फ्री विल या मर्जी को कुचल दिया जाता है। हाँ, लेकिन परसुएशन एक कला है। इसमें आप लॉजिक और इमोशन दोनों का इस्तेमाल करते हैं, पर सामने वाले को सब कुछ सच बताकर। जैसे वो जो लग्जरी कार या परफ्यूम के एड्स होते हैं, वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते, वो कॉन्फिडेंस और स्टेटस बेचते हैं। की बात करें तो जो कंपनियां बोलती है ना कि लिमिटेड टाइम ऑफर या स्टॉक खत्म हो रहा है, हाँ, स्कार्सिटी क्रिएट करती हैं। राइट, तो क्या वो हमारे अंदर डर पैदा नहीं कर रही? क्या वो भी डार्क साइकोलॉजी का हिस्सा नहीं है? देखिए, ये लाइन बहुत बारीक है। अगर कंपनी सच में अपना स्टॉक खत्म कर रही है, तो वो एक फैक्ट है। वो आपको जल्दी डिसीजन लेने के लिए परसुएड कर रही है। अच्छा, और अगर वो झूठ बोल रहे हो तो? अगर उनका गोदाम भरा पड़ा है और वो सिर्फ आपको पैनिक में डालकर शॉपिंग करवाना चाहते हैं, तो वो 100% मैनिपुलेशन है। वाओ, मतलब सारा खेल इरादे और सच्चाई का है। अगर फैक्ट छुपाया गया है तो वो मैनिपुलेशन है। सही कहा। और जब ये मैनिपुलेशन रियल लाइफ में रिश्तों के बीच होता है ना, तो इसका इमोशनल टोल बहुत भारी होता है। मैं इमेजिन कर सकता हूँ, इंसान अंदर से एकदम टूट जाता होगा। बिल्कुल। जब कोई लगातार आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे, मतलब इग्नोर करे ताकि आप तड़प कर माफी मांगे, तो इंसान अपनी पहचान ही खोने लगता है। इसे शायद बुक में लर्न्ड हेल्पलेसनेस कहा गया है, राइट? हाँ, इंसान मान लेता है कि वो चाहे कुछ भी कर ले, वो इस टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन यार, कई बार तो ऐसा होता है कि हमें खुद किसी नार्सिसिस्ट या टॉक्सिक बॉस से बचने के लिए थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन यूज करनी पड़ती है। वो एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। जब सामने वाला इंसान लॉजिक नहीं समझता, तो आपको खुद की एनर्जी बचाने के लिए ये ट्रिक्स यूज करनी पड़ती हैं। लेकिन ये बहुत रिस्की गेम है, क्योंकि इसमें खुद भी तो नेगेटिव हो जाते हैं ना। बिल्कुल। और इसीलिए ये समझना जरूरी है कि असली लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन से नहीं है। एग्जैक्टली ये लड़ाई हमारे अंदर है, हमारे अपने डरों और हमारी जो लोगों से अप्रूवल पाने की भूख है ना, उसी से है। हाँ, मैनिपुलेटर हमेशा उसी को चुनते हैं जो इमोशनली वीक होता है। इसी बात पर मुझे एक बहुत ही गहरी और पावरफुल लाइन याद आ रही है, जो मुझे लगता है हर किसी को अपने दिमाग में बैठा लेनी चाहिए। कौन सी लाइन? खुद से लड़ने का जुनून रखो, दुनिया अपने आप जीत जाओगे। बहुत खूब। ये बहुत ही डीप थॉट है ना? क्योंकि अगर हम अपने अकेलेपन के डर पर जीत हासिल कर लें, तो बाहर का कोई भी इंसान हमारे दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकता। सही बात है। साइकोलॉजी में इसे विक्टिम माइंडसेट से बाहर आना कहते हैं। आपको ये मानना बंद करना होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तब सबसे बड़ा और प्रैक्टिकल सवाल ये आता है कि हम इस अदृश्य युद्ध में खुद को बचाएं कैसे? हम अपनी मेंटल शील्ड कैसे बनाएं? इस मेंटल शील्ड की सबसे पहली लेयर है सेल्फ अवेयरनेस, मतलब आत्म जागरूकता। यानी अपनी खुद की कमजोरियों और ट्रिगर्स को पहचानना। बिल्कुल। आपको पता होना चाहिए कि आपको किस बात से सबसे ज्यादा डर लगता है या किस बात से आप गिल्ट में आ जाते हैं। क्योंकि अगर हमें अपनी कमजोरी पता होगी, तो कोई और उसका वेपन की तरह यूज नहीं कर पाएगा। एग्जैक्टली। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इमोशनल बाउंड्रीज सेट करना। मतलब दृढ़ता के साथ ना कहना सीखना। हाँ, और उससे भी ज्यादा मुश्किल है ना कहने के बाद आने वाले उस गिल्ट से खुद को फ्री रखना। यार, ये गिल्ट वाला पार्ट बहुत मुश्किल है। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब भावनाओं में बहने के बजाय हमेशा लॉजिक से सोचना। खुद से ये पूछना कि क्या ये सच है या बस एक इमोशनल ट्रैप है। सही कहा। और इसके लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक है। जब भी आप पर कोई सडन प्रेशर बनाए, तो तुरंत रिएक्ट मत करो। मतलब थोड़ा टाइम ले लो। हाँ, कम से कम 24 घंटे का टाइम लो। इससे आपका जो अमिग्डाला ट्रिगर हुआ था वो शांत हो जाएगा और आप लॉजिकली सोच पाओगे। ये बहुत प्रैक्टिकल टिप है। पर अगर मैनिपुलेटर कोई ऐसा इंसान हो जो हमारी फैमिली का हिस्सा हो या हमारा बॉस हो, तो हम उससे दूरी कैसे बनाएंगे? देखिए, दूरी हमेशा फिजिकल नहीं होती, इमोशनल भी होती है। बुक में इसे ग्रे रॉकिंग कहा गया है। ग्रे रॉकिंग मतलब एक पत्थर की तरह बन जाना। लगभग। इसका मतलब है सामने वाले के शब्दों पर ध्यान देने के बजाय अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह से न्यूट्रल कर लेना। अच्छा, मतलब उन्हें कोई रिएक्शन ही मत दो।
बिल्कुल। जब मैनिपुलेटर को आपकी तरफ से कोई इमोशनल रिएक्शन नहीं मिलेगा तो उसका गेम अपने आप फ्लॉप हो जाएगा। वाओ! अपनी सेल्फ वर्थ को उनकी राय से एकदम अलग कर लेना, ये बहुत ही पावरफुल है। हाँ, और यही आपका सबसे मजबूत सुरक्षा चक्र है। तो दोस्तों, अगर हम आज की इस डीप डाइव की की लर्निंग्स को बुलेट पॉइंट्स में समराइज करें, तो वो कुछ इस तरह होंगे। पहला, डार्क साइकोलॉजी पूरी तरह अदृश्य है और ये आपके डर, गिल्ट और अप्रूवल की नीड पर काम करती है। राइट। दूसरा पॉइंट, मैनिपुलेशन और पर्सुएशन में बहुत बड़ा फर्क है। मैनिपुलेशन धोखा है, जबकि पर्सुएशन में आपकी मर्जी शामिल होती है। और तीसरा पॉइंट, लॉजिकल थिंकिंग, अपनी बाउंड्रीज सेट करना और अपना आत्मसम्मान ही आपकी सबसे बड़ी मेंटल शील्ड है। 100%। तो अगर आप सच में अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, तो आज से ही अपने फैसलों का कंट्रोल अपने हाथ में लेना स्टार्ट करो। क्योंकि जब बात आपके दिमाग की हो तो ज्ञान ही आपका सबसे बड़ा और इकलौता बचाव है। एग्जैक्टली। तो दोस्तों, आई होप आज का ये सेशन आपके लिए बहुत वैल्यूबल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन जाते जाते मैं इस पूरी चर्चा से निकला एक बहुत ही गहरा सवाल आप सबके लिए छोड़ना चाहूंगी। हाँ, प्लीज। इस किताब के अनुसार हम खुद को बचाने के लिए डार्क साइकोलॉजी की तकनीकें सीख सकते हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि आत्मरक्षा के नाम पर दूसरों की भावनाओं को एनालाइज और सटल तरीके से कंट्रोल करते करते हम किस बिंदु पर आकर खुद उसी मैनिपुलेटर में बदल जाते हैं जिससे हम हमेशा बचने की कोशिश कर रहे थे। ये रेखा आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए?